यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर लेखक बाबू की जिंदगी यक्षिणी है तो फिर आज से यक्षिणी की जिंदगी भी सिर्फ लेखक बाबू है। यक्षिणी इसी लोक में रहेगी, सिर्फ अपने लेखक बाबू के लिए। यक्षिणी की ये बात सुनकर अनुराग की आंखें नम हो जाती हैं। अनुराग नम आंखों के साथ ही एकटक नजर से यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सच में इस लोक में रहोगे यक्षिणी, मेरे लिए? यक्षिणी भी अनुराग की आंखों में देखते हुए ही कहती है, हाँ लेखक बाबू, मैं इसी लोक में रहूंगी, वो भी आपके साथ। अनुराग कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उससे पहले यक्षिणी अपने लब अनुराग के लबों पर रख देती है, जिस कारण वो कुछ बोल नहीं पाता है। यक्षिणी और अनुराग फिर एक दूसरे के लबों को चूमना शुरू कर देते हैं। अनुराग भी यक्षिणी को वापस से अपनी बाहों में भर लेता है। अनुराग यक्षिणी के बदन से फिर सिमट जाता है। कुछ वक्त तक अनुराग और यक्षिणी एक दूसरे की बाहों के आगोश में ही रहते हैं। यक्षिणी के बदन से निकलती चमेली के फूलों की खुशबू अनुराग की सांसों में समाने लग गई थी। उन दोनों का एक दूसरे के बदन से दूर हटने का मन ही नहीं हो रहा था, जैसे एक दूसरे की बाहों में उन्हें एक नई दुनिया मिल गई हो, जहां पर वो दोनों रहना चाहते हो। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे, पर फिर भी उन ठंडी हवाओं का उन दोनों के बदन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उनका बदन तो खुद आग की भट्टी की तरह तप रहा था। बीतते वक्त के साथ जब अनुराग के ऊपर से यक्षिणी के मोह का जाल धीरे धीरे उतरने लग जाता है, तो उसे याद आने लग जाता है कि वो घाट पर किस मकसद से आया था। उसे वापस से अपनी कहानियां याद आने लग जाती है। अनुराग धीरे से यक्षिणी के लबों पर से अपने लब हटा देता है। जैसे ही अनुराग यक्षिणी के लबों से अपने लब हटाता है, यक्षिणी तुरंत अनुराग से पूछती है, क्या हुआ लेखक बाबू? अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं यक्षिणी। इतना कहकर अनुराग उठकर बैठ जाता है। अनुराग के उठते ही यक्षिणी भी उठकर बैठ जाती है। अभी वो दोनों बैठे ही थे कि उसी वक्त हवा का एक झोंका आता है और वो काली साड़ी जो घाट पर पड़ी हुई थी वो उड़ते हुए आती है और अनुराग यक्षिणी के बदन से कुछ इस तरह लिपटती है कि वो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों के बदन साड़ी में गूंथ जाते हैं। यक्षिणी खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, देखा आपने लेखक बाबू, प्रकृति भी हमें एक दूसरे के पास ला रही है। इन्हें भी पता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अनुराग पलटकर कहता कुछ नहीं, बस यक्षिणी को देखकर मुस्कुरा देता है। यक्षिणी धीरे से अपना सिर अनुराग के कंधों पर रख देती है, उसी तरह जिस तरह कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के कंधों पर अपना सिर रखती है। अनुराग और यक्षिणी की आंखों के सामने बहती हुई किश्नोई नदी का पानी था, जो शांत लहरों के साथ बहे जा रहा था। नदी का पानी भले ही शांत लहरों के साथ बह रहा हो, पर अनुराग के मन में सवालों की सुनामी की लहरें बढ़ती जा रही थी। अनुराग बहते हुए पानी को देखकर मन में सोचने लग जाता है, मैं यक्षिणी से कैसे उसकी कहानी पूछूं? कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। अगर उसने मेरी बात का बुरा मान लिया और मुझे वो छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूंगा? अनुराग के मन में बार बार यही सब सवाल आते जा रहे थे। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो यक्षिणी से अपने मन के सवाल कैसे पूछे। अनुराग बार बार चाहते हुए भी कुछ नहीं पूछ पा रहा था। उसका मन घबराए जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही थी। उसका दिल तेजी के साथ धड़कने लग गया था। यक्षिणी अनुराग के दिल की धड़कनों को सुनते हुए कहती है, क्या हुआ लेखक बाबू, आप क्या सोच रहे हैं? जैसे ही अनुराग यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनता है, उसका दिल और तेजी के साथ धड़कने लग जाता है। वो घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, यक्षिणी को कैसे पता चला कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? यक्षिणी फिर अनुराग से पूछ पड़ती है, बताइए ना लेखक बाबू, क्या सोच रहे हैं आप? इतना खोए खोए क्यों हैं आप? अनुराग अपने दिल की धड़कनों पर काबू करने की कोशिश करते हुए कहता है, कुछ नहीं यक्षिणी, मैं कुछ नहीं सोच रहा। यक्षिणी अनुराग को देखते हुए ही मुस्कुराते हुए कहती है, लेखक बाबू, मैं ना आपसे प्रेम करती हूँ, और जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो आप भी ना मुझसे झूठ मत बोलिए, आपको झूठ बोलना नहीं आता है। बताइए क्या सोच रहे थे आप? यक्षिणी के इतना कहने पर भी अनुराग संकोच में पड़ा रहता है। उसके समझ नहीं आ रहा था वो कैसे यक्षिणी से अपने मन के सवाल पूछे। जब अनुराग कुछ नहीं कहता है तो यक्षिणी ही अनुराग से बोल पड़ती है, आप मेरी कहानी के बारे में सोच रहे थे ना? आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं, है ना? जैसे ही अनुराग यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनता है, वो अंदर से बुरी तरह हिल जाता है। अनुराग यक्षिणी को घूरते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता यक्षिणी कि मैं ये सब सोच रहा था?
यक्षिणी मुस्कुराते हुए ही कहती है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा लेखक बाबू। आखिर मैं आपसे प्रेम जो करती हूँ। आप मेरी कहानी लिखने के लिए तो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए हैं ना, अपना वादा निभाने के लिए। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से कहता है, वादा? कैसा वादा? यक्षिणी जवाब देते हुए कहती है, मेरी कहानी लिखने का वादा। आपने ही तो मुझसे बचपन में वादा किया था कि आप मेरी कहानी लिखेंगे ताकि मेरी दर्द भरी दास्तां को हर कोई जान सके। अनुराग अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है पर उसे कुछ याद नहीं आता है। तभी यक्षिणी को एहसास होता है कि वो बहुत पहले ही अनुराग की बचपन की यादों को कुएं में कैद कर चुकी थी, जिस वजह से उसे इस बारे में कुछ याद नहीं था। पर यक्षिणी को सब कुछ याद था। यक्षिणी को याद था कि उसने बचपन में अनुराग से कहा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद अपनी कहानी उसे बताएगी, और अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया था। अनुराग परेशान होते हुए यक्षिणी से कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यक्षिणी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है लेखक बाबू। आप मेरी कहानी जानने के लिए यहाँ पर आए थे ना, तो वो कहानी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। अनुराग खुश होते हुए कहता है, तुम सच में मुझे अपनी कहानी बताओगी यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, हाँ लेखक बाबू, मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अनुराग तुरंत उत्साहित होते हुए बोल पड़ता है, तो बताओ यक्षिणी, तुम्हें क्या अभिशाप मिला था? किसने तुम्हें अभिशाप दिया था जिस कारण तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? यक्षिणी एक लंबी आह भरती है और अपनी दास्तां अनुराग को सुनाने लग जाती है। वो दास्तां जो आज तक उसने किसी को नहीं सुनाई थी, जो सिर्फ उसे पता थी। यक्षिणी अनुराग को अपनी दास्तां सुनाते हुए कहती है, मेरी कहानी शुरू हुई थी द्वापर युग के अंत में, जब भक्षानर पृथ्वी लोक पर मेरी साधना कर रहा था। वो भक्षानर, यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी अनुराग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, ये भक्षानर कौन था यक्षिणी? अनुराग का सवाल सुनकर यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये लेखक बाबू क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इन्हें भक्षानर के बारे में नहीं बता सकती हूँ। अगर मैंने इन्हें भक्षानर के बारे में बता दिया तो। इतना सोचकर यक्षिणी भी घबरा जाती है और खुद चुप हो जाती है। अनुराग फिर यक्षिणी से पूछता है, बताओ यक्षिणी, ये भक्षानर आखिर था कौन? मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश तो करी पर कुछ पता नहीं कर पाया। यक्षिणी बात को घुमाते हुए अनुराग से कहती है, लेखक बाबू, अगर मैं आपको भक्षानर की कहानी बताने बैठ गई तो फिर मेरी कहानी नहीं बता पाऊंगी। अभी आप मेरी कहानी सुन लीजिए, मेरे अभिशाप की कहानी। भक्षानर कौन था, उसकी कहानी क्या थी, मैं आपको बाद में बता दूंगी लेखक बाबू। अनुराग यक्षिणी की बात मान जाता है और यक्षिणी फिर से उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। जब यक्षिणी महाडायन का नाम भी लेती है तो अनुराग पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि प्रशांत ने उसे जो कहानी सुनाई थी वो कितनी सच थी। यक्षिणी अनुराग को सब कुछ बता देती है कि भक्षानर ने उसे पृथ्वी लोक पर किस मकसद के साथ बुलाया था और उसने भक्षानर के सामने क्या शर्त रखी थी। जैसे जैसे यक्षिणी अनुराग को अपनी कहानी सुनाते जा रही थी, उसकी भी आंखों के सामने वो सारे पल गुजरने लग गए थे जो अतीत में बीत चुके थे। उसे याद आता है कि कैसे संभोग करते वक्त घाट पर महाडायन वहां पर आ गई थी और किस तरह महाडायन ने उसे अभिशाप दिया था। यक्षिणी की आंखों में अभिशाप देने वाला पल गुजरने लग जाता है। महाडायन ने अपनी लंबी सी मोटी चोटी अपने एक हाथ में पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में क्रकड़ हथियार पकड़े हुए थे। महाडायन गुस्से के साथ यक्षिणी और भक्षानर को देखे जा रही थी। उसने उन दोनों को साथ में काम क्रीड़ा करते हुए देख लिया था, पर वो सारा कसूरवार यक्षिणी को ही मान रही थी। उसे लगता था कि यक्षिणी ने ही उसे अपने रूप जाल में फंसाया था। महाडायन यक्षिणी को गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों के पति के साथ सोने का? तो मैं महाडायन आज तुझे अभिशाप देती हूँ कि तुझे हर पूर्णिमा अमावस्या की रात एक नए मर्द के साथ सोना होगा, उसके साथ संभोग करना पड़ेगा और संभोग करने के बाद उसका रक्त पीना होगा। उसके रक्त से ही तुझे सांसें मिलेगी। जिस तरह तूने मेरा दिल तोड़ा, उसी तरह तुझे उन मर्दों का दिल खाना होगा। उस दिल से तुझे तेरा यौवन रूप वापस मिलेगा। जिस पूर्णिमा अमावस्या तू मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारेगी नहीं, उस रात तू बूढ़ी होने लगेगी, बदसूरत बनते जाएगी। कोई मर्द तेरे पास नहीं आएगा। फिर तुझे पता चलेगा कि एक कुरूप स्त्री होने का दर्द क्या होता है। जो दर्द मैंने भोगा वो तू भी भोगेगी। एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी तू। संभोग करने के बाद भी तेरी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। वो हवस वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। तू कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। महाडायन का अभिशाप सुनकर यक्षिणी और भक्षानर दोनों सुन्न पड़ जाते हैं।
उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। महाडायन क्रकड़ हथियार से अपनी चोटी काटते हुए कहती है, तूने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, उसी तरह तू जीवन भर सच्चे प्यार के लिए तरसते रहेगी। तुझे अपने हाथों से अपने प्यार की सांसें छीननी होंगी, उसे मारना होगा। अगर तू मर भी गई तो मरने के बाद भी इसी लोक में भटकते रहेगी। तू एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी। यक्षिणी, एक डायन, ये मेरा अभिशाप है, एक डायन का अभिशाप। इतना कहकर झट से महाडायन अपनी चोटी काट देती है। नागिन की तरह हिलती हुई उसकी चोटी झट से रेत पर गिर जाती है और ऐसे छटपटाने लगती है जैसे कोई व्यक्ति तब फड़फड़ाता है जब वो मर रहा हो। चोटी कटते ही महाडायन पीठ के बल रेत पर गिर जाती है। छटपटाती हुई चोटी महाडायन की नाभि के पास जाती है और नाभि के अंदर घुसने लग जाती है। देखते ही देखते वो चोटी पूरी तरह उसकी नाभि के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो चोटी लुप्त होती है, महाडायन का पूरा शरीर एक चोटी के रूप में बदल जाता है और उस चोटी में आग लग जाती है। वो चोटी जलने लग जाती है। चोटी के अंत होते ही महाडायन का अंत भी हो जाता है। महाडायन के अंत होते ही यक्षिणी की आंखों में से एक आंसू की बड़ी सी बूंद टपकती है और उसी बूंद के साथ यक्षिणी अपनी यादों में से बाहर आ जाती है। यक्षिणी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मुझे अभिशाप देने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि एक महाडायन थी, जिस कारण मेरे अंदर भी डायन के गुण आ गए। मैं डायनों की तरह खूंखार बनकर शिकार करने लग गई थी और मैंने उस शिकार की शुरुआत करी भक्षानर से, उसके दिल की आहुति देकर। यक्षिणी की कहानी सुनकर अनुराग की आंखें भी नम हो गई थी, जैसे उसने सारे दर्द को महसूस कर लिया हो जो यक्षिणी ने अभी तक अकेले भोगा था। अनुराग नर्म लहजे के साथ यक्षिणी से कहता है, तुम तो वो अभिशाप भोग रही हो जिसकी तुम हकदार ही नहीं हो यक्षिणी। तुम तो सच में देवी हो, जिसने इस संसार को बचाने के लिए अपनी देह का त्याग कर दिया, उसके बारे में जरा भी नहीं सोचा। यक्षिणी खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती है। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, मैं तुम्हें यह अभिशाप और भोगने नहीं दूंगा यक्षिणी। बताओ मुझे तुम्हारा यह अभिशाप कैसे टूटेगा। मैं तुम्हारा यह अभिशाप तोड़ दूंगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।